Hello everyone, I am Shilpi and in this lecture we are going to discuss applications of linear equations in one variable. तो in the previous parts of this chapter हमने ये देखा था कि linear equations को कैसे solve करते हैं, how to solve. Now in this lecture we will discuss some word problems based on the linear equations in one variable. So what we have to do, जो भी हमें word problems दे रखी होगी हमें उसको कन्वर्ट करना है एक इक्वेशन की फॉर्म में, उसकी हमें इक्वेशन बनानी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. Here is the first question. The sum of three consecutive integers is 48. Find the three integers. हमें three consecutive integers का सम दे रखा है 48. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये लेट करना होगा कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हैं. इन एनी वर्ड प्रॉब्लम जो भी हमारा प्रोसीजर रहेगा वो ये रहेगा कि फर्स्ट वी हैव टू लेट द वेरिएबल, जो भी अननोन क्वांटिटी होगी उसे हम कुछ भी वेरिएबल मान लेंगे, x, y, a विथ एनी अल्फ़ाबेट, हम उसे कोई सा भी वेरिएबल लेट कर लेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स एक के बाद एक. तो हम ले सकते हैं यहाँ पर लेट द थ्री consecutive integers b. हम मान लेते हैं कि वो तीन consecutive integers जो हैं वो हैं, अगर बीच वाला इंटीजर मैं x मान लूँ तो ऑब्वियसली उससे पहले वाला इंटीजर क्या होगा, x माइनस वन, और x के बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा, ऑब्वियसली x प्लस वन. ओके, तो अब हम फॉर्म करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 48. राइट. अब यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, तो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ 3x इज इक्वल्स टू 48. 3x इक्वल्स टू 48 आ गया हमारे पास. देन x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 16. 3 1 3 एंड 3 6 18. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16. तो देयरफॉर x माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस वन यानी कि 15, एंड x प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 प्लस वन दैट इज 17. तो हमारे तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमें मिल गए. सो देयरफॉर द इंटीजर्स आर, फर्स्ट कौन सा, सबसे छोटा 15, देन 16 एंड 17. These are the three required consecutive integers. Clear? So let's come to the next one. 20 years hence, Ashwin's age will be 3 times his present age. What is his present age? तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है. हमें प्रेजेंट एज निकालनी है अश्विन की, जो कि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, वेरिएबल. तो इसको वेरिएबल मान लेंगे हम यहाँ पर. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अश्विन बी x ईयर्स. हमने मान लिया कि अश्विन की जो प्रेजेंट एज है एट प्रेजेंट वो x ईयर्स है, वो अभी x साल का है. राइट. नाउ 20 ईयर्स हेंस, हेंस मीन्स बाद, यानी कि 20 ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी. सो लेट्स सी, 20 ईयर्स हेंस
हिज एज। 20 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, अगर अभी x है तो इट विल बी x प्लस 20 ईयर्स। ठीक है, ये तो x की फॉर्म में हो गई जो हमने लेट किया है कि अभी x है तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 20। क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 ईयर्स हेंस अश्विन्स एज विल बी 3 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी कि जो भी उसकी 20 साल बाद एज होगी वो अभी जो एज है उसकी 3 टाइम्स होगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन क्या बनेगी, 20 साल वाली जो बाद वाली जो एज है दैट मीन्स x प्लस 20 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ट्राइस है किसका, उसकी प्रेजेंट एज का यानी कि x का। तो ये इक्वेशन बन गई, x राइट हैंड साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो वी हैव 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, या फिर हम बोल सकते हैं 20 इज इक्वल्स टू 2x, 2 लेफ्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, सो वी हैव 20/2 इज इक्वल्स टू x, या फिर हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 10। सो देयरफॉर अश्विन्स present age is 10 years. Don't forget to write the unit always. Mention the units if it is there. तो present age कितनी आ गई, 10 years, right? Next question देखते हैं. A piggy bank is full of 1 rupee and 50 पैसा कॉइन्स। एक पिगी बैंक है जिसमें हमारे पास कुछ 1 रुपी वाले कॉइन्स है और कुछ 50 पैसा वाले कॉइन्स है। 1 रुपीज़ वाले कितने कॉइन्स है ये नहीं पता, 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स है ये नहीं पता, राइट। इट कंटेन्स 3 टाइम्स एज मनी 50 पैसा कॉइन्स एज 1 रुपी कॉइन्स, मतलब जितने उसमें 1 रुपी कॉइन्स हैं उसके 3 टाइम्स उसमें 50 पैसा वाले कॉइन्स है, राइट। तो इक्वेशन बनाते हैं, 3 टाइम्स क्या है, 50 पैसा वाला, 1 रुपी कॉइन्स का 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले 1 रुपी वाले कॉइन्स को हम x मान लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स बी x कॉइन्स उसमें 1 रुपी वाले हैं, तो 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स होंगे, उसका थ्राइस बोल रखा है 3 टाइम्स, तो यानी कि 3x। सो देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 3x। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब हमें बोल रखा है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द पिगी बैंक इज ₹45, यानी पिगी बैंक में जितना टोटल अमाउंट है वो कितना है, ₹45, ठीक है। तो अगर हम इसको पैसे में लिखें, बिकॉज 50 पैसे कॉइन्स भी है यहाँ पर, पैसे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम सारी यूनिट जो है वो पैसे में लेके चलते हैं, राइट। अगर मैं 1 रुपी वाले की बात करूँ, 1 रुपी वाले हमारे पास x कॉइन्स है, अगर आपके पास 1 रुपी के 10 कॉइन्स है तो कितने रुपीज़ हुए, 10 रुपीज़। 1 रुपीज़ के 20 कॉइन्स है तो कितने रुपीज़ हुए, 20 रुपीज़। इसी तरह से 1 रुपीज़ के x कॉइन्स है तो कितने रुपीज़ हुए, ₹x। बट हम पैसे में लेके चल रहे हैं, तो ₹x को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x पैसे, राइट। अब 50 पैसे वाले कॉइन से हमारे पास कितने पैसे हुए, 3x, यानी 50 पैसे वाला जो कॉइन्स है वो हो जाएगा 50 × 3x, ओके। क्यों, क्योंकि 50 पैसा वाले अगर आपके पास 2 कॉइन्स है तो कितने पैसे हुए, 50 × 2, 5 कॉइन्स है तो 50 × 5, 3x कॉइन्स है तो 50 × 3x इज इक्वल टू टोटल रुपीज़ कितने हो गए, हमें बोल रखा है ₹45, क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं यूनिट, तो 45 रुपीज़ को हम लिख सकते हैं 4500 पैसा, क्लियर। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, इट इज 100x + 150x इज इक्वल्स टू 4500।
100। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देन वी हैव 250x इज इक्वल्स टू 4500 और x इज इक्वल्स टू 4500 अपॉन 250। सो दिस इज 5 9s और 5 5s, 5 1s, 5 8s। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80 एंड 3x की वैल्यू अगर आप निकालें, क्योंकि x तो 1 रुपीज़ वाले कॉइन्स है, 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं 3x, तो हमें 3x भी फाइंड आउट करना है। इट इज़ 3 इंटू 18 यानी कि 54। सो देयरफॉर नंबर ऑफ 1 rupee coins and 50 paisa coins is 18 and 54 respectively means यहाँ पर 1 रुपीज़ वाले कॉइन्स 18 है और 50 पैसे वाले कॉइन्स 45 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th वन। द एजेस ऑफ मोहन एंड सोहन आर इन द रेशियो 5:7। तो सबसे पहले हम दोनों की एजेस लेट कर देते हैं। अगर 5:7 का रेशियो है तो हम ले सकते हैं कि मोहन की एज 5x है और सोहन की एज 7x है। ठीक है, सो लेट मोहन्स एज बी 5x and सोहन्स एज बी 7x। हमने मान लिया मोहन की एज 5x है और सोहन की एज 7x है। वाई? बिकॉज दोनों का रेशियो हमें दे रखा है 5:7। इफ मोहन वॉज 9 years ओल्डर, अगर मोहन 9 साल ओल्डर होता है, ठीक है, तो अगर ओल्डर होता तो उसकी एज कितनी होती 5x + 9। अभी 5x है, अगर 9 साल और ओल्डर होगा तो 5x + 9 हो जाएगा। एंड सोहन 9 years यंगर, और अगर सोहन 9 years यंगर होता, जवान होता, तो 9 years पहले सोहन की एज क्या होती 7x - 9। ठीक है, देन देयर एजेस वुड बी इन द रेशियो। तो उनकी जो एजेस है वो किस रेशियो में होती 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किस रेशियो की बात कर रहे हैं ये, इफ मोहन वॉज 9 years ओल्डर, यानी मोहन 9 years के बाद किस एज का होता 5x + 9 अपॉन किससे रेशियो ले रहे हैं सोहन 9 years यंगर। अगर सोहन 9 years यंगर होता तो 9 years पहले सोहन की क्या एज होती 7x - 9, क्योंकि प्रेजेंट एज 7x है तो 9 साल पहले कितनी होगी 7x - 9। सिंपल। दिस रेशियो इज गिवन इक्वल टू 2:1। ये हमें 2:1 के इक्वल दे रखा है, यानी दिस इज इक्वल टू 2/1। तो अब हमें ये इक्वेशन दिख रही है, हमें पता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 5x + 9 × 1 यही रहेगा इज इक्वल्स टू 2 × 7x - 9। तो हमारे पास आ गया 5x + 9 इज इक्वल्स टू 14x - 18। तो 18 दिस साइड आके इट विल बी एडेड and this will be equals to 14x - 5x। तो ये हो गया 27 and this is equals to 14 - 5 कितना हो गया 9x, यानी कि x is equals to 27/9। 9 लेफ्ट साइड आके डिवाइड हो जाएगा, so this is equals to 3। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमें बताना क्या है क्वेश्चन में, we have to find their percentages, यानी मोहन और सोहन की प्रेजेंटेज निकालनी है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो तो x की आई है, प्रेजेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए 5x और 7x। सो मैं यहाँ पर स्पेस कम है, सो आई एम राइटिंग इट हियर। सो 5x इज इक्वल्स टू 5 × 3 यानी कि 15
and 7x is equals to 7 into 3 यानी कि 21. So therefore Mohan's age is 15 years and Sohan's age is 21 years. This is the answer. Clear? Let's move on to our next question. The digit at the tens place of a two-digit number is 3 times the digit at the ones place. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि एक 2-digit नंबर है, उसके वंस प्लेस डिजिट और 2 प्लेस डिजिट्स के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो वंस प्लेस है, लेट वंस प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई. हमने मान लिया कि जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो x है और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो y है. ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस. ओके, तो अगर हमें एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी आती है ना नंबर्स की, इसका अगर हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिखे तो y टेंस प्लेस पे है तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x वंस प्लेस पे है तो x. तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x. हम इस तरह से लिख सकते हैं नंबर को. सो द नंबर इज 10y प्लस x. हमने बस इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखी है. अब क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ द नंबर, फर्स्ट देखते हैं हम पहले, द डिजिट एट टेंस प्लेस. टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, y, ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 टाइम्स, यानी ये इक्वल है 3 टाइम्स किसके, द डिजिट एट वंस प्लेस. वंस प्लेस पे क्या है x, यानी ये हमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x. ये हमें गिवन है. ओके, फिर सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ द नंबर, यानी कि उस नंबर का सम, एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, और इनके डिजिट्स को पलटने के बाद जो नंबर फॉर्म होगा, उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 88 है. तो अगर हम इनके डिजिट्स को पलट दें तो क्या नंबर बनेगा, अगर वंस प्लेस पे y आ जाए और टेंस प्लेस पे x आ जाए, यानी कि पलट दिया हमने डिजिट्स, तो यहाँ पर नंबर की एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगी 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा नंबर. और ओरिजिनली नंबर क्या था 10y प्लस x, राइट. इन दोनों के सम की बात हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y. इट इज गिवन इक्वल टू 88. ये हमें 88 के इक्वल दे रखा है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. 10y प्लस y कितना हो गया 11y, x प्लस 10x कितना हो गया 11x इज इक्वल टू 88. तो क्लियरली दिख रहा है 11 कॉमन आ रहा है. 11 यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा y प्लस x इज इक्वल टू 88. इसी के आगे सॉल्व कर देती हूँ. यहाँ पर y प्लस x इज इक्वल टू 88 अपॉन 11, यानी कि 8. 11 राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. सो y प्लस एक्स 8 आ गया. अब ये जो हमें गिवन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x है ना, तो यहाँ पर y की जगह हम 3x पुट कर सकते हैं. पुट कर दिया 3x प्लस x इज इक्वल टू 8, यानी 4x इज इक्वल टू 8, यानी कि x इज इक्वल टू 2. ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई. जब x की वैल्यू आ गई तो y की भी आ गई. y कितना है 3 इंटू एक्स, यही दे रखा है ना, तो इट इज 3 इंटू 2 यानी कि 6. क्लियर. तो x क्या था हमारा वंस प्लेस वाला डिजिट और y क्या था टेंस प्लेस वाला डिजिट, तो यानी कि नंबर क्या हो गया 62. सो देयरफॉर द नंबर इज 62 answer. Okay, so now move on to the next question. A number consists of 2 digits. Again यहाँ पे हमसे बोल दिया कि एक नंबर है 2 digits का. The digit at tens place is twice that of the digit at ones place. Again
टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो वंस प्लेस वाले डिजिट का ट्वाइस है। तो वंस प्लेस वाला अगर x है तो टेंस प्लेस पे क्या होगा 2x। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर कि लेट वंस प्लेस बी x and टेंस प्लेस बी y। यानी कि मैंने माना है वंस प्लेस पे x डिजिट है और टेंस प्लेस पे y डिजिट है। तो नंबर क्या हो गया, एक्सपैंडेड फॉर्म लिखे हैं नंबर की, तो 10y प्लस x। ठीक है, नाउ अब जो हमें गिवन दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, द डिजिट एट टेंस प्लेस पे क्या है y, यानी कि y is twice means it is equals to twice of the digit at ones place पे क्या है x, यानी हमें दे रखा है y is equal to 2x। then if 18 is subtracted from the number, यानी कि इस जो नंबर है according to क्वेश्चन, जो नंबर है, नंबर क्या है 10y प्लस x। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर इसमें से मैं 18 सब्ट्रैक्ट करती हूँ देन इट इज इक्वल टू द डिजिट्स आर रिवर्स, यानी वो जिसके इक्वल आता है वो नंबर आता है जो हमें डिजिट्स को रिवर्स करके मिल रहा है। तो अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें, यानी कि यहाँ पे y आ जाए और यहाँ पे x आ जाए, तो ये क्या हो गया 10x प्लस y, ये नंबर बन गया। यानी कि इसमें से अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये किसकी इक्वल आ रहा है 10x प्लस y की। ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। हमें यहाँ पे दे रखा है कि नंबर क्या था, हमने ले लिया वंस प्लेस x थी और टेंस प्लेस y थी, तो 10y प्लस x बन गया। 10y प्लस x में से ये 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिल गया 10x प्लस y। 10x प्लस y क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स आर रिवर्स। ठीक है, नाउ अब हमें नंबर फाइंड करना है। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। ये हो जाएगा 10y, राइट हैंड साइड वाला y अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो -y प्लस x, राइट हैंड साइड वाला 10x यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 10x इज इक्वल टू -18, राइट हैंड साइड जाके प्लस का 18। तो 10y माइनस y 9y, अगेन x माइनस 10y माइनस का 9x इज इक्वल्स टू 18। 9 कॉमन आ रहा है तो y माइनस x इज इक्वल्स टू 18, y माइनस x 18 अपॉन 9 कितना हो गया 2। तो ये सिंपल फॉर्म में हमें मिल गया y माइनस x इज इक्वल टू 2। अब y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमें गिवन है ये यही यूज होगा, ये जो गिवन दे रखा है y इज इक्वल टू 2x, यानी y की जगह हम 2x लिख सकते हैं। तो 2x माइनस x तो पहले से था ही इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2। अब अगर x इक्वल टू 2 आ रहा है तो y कितना होगा, y हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2x ना, जो अभी हमने पुट करा, तो यानी कि 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो x 2 है और y 4 है, टेंस प्लेस वाला और वंस प्लेस वाला डिजिट मिल गया हमें, दैट मीन्स द नंबर इज 42। सो देयरफॉर द नंबर इज 42 आंसर। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, द न्यूमरेटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है। द न्यूमरेटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो है वो 4 छोटा है। तो अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर कितना होगा x माइनस 4। तो यही हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट द डिनोमिनेटर be x, okay, then न्यूमरेटर कितना हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि डिनोमिनेटर से 4 छोटा है। ठीक है, यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया x माइनस 4 अपॉन x।
तो ये फ्रैक्शन हो गया हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x माइनस 4 अपॉन एक्स। राइट, आगे देखिए क्या कह रहा है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम न्यूमरेटर हमारा क्या था 4x माइनस 4, इसमें से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें एंड 5 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में हम 5 ऐड कर दें, तो डिनोमिनेटर क्या था x, तो इसमें हमने क्या कर दिया +5, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/4, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू 1/4। इक्वेशन मिल गई हमें। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए तो x -4 और -3 कितना हो गया -7 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/4। क्या करेंगे, यस वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो मैं यही सॉल्व कर देती हूँ बिकॉज वी हैव लेस स्पेस। 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 5, ये तो इतना ही रहेगा, तो ये हो गया 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 7 28 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। एक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो वी हैव 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 प्लस 28, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 33, यानी कि x इज इक्वल्स टू 11। ठीक, x आ गया 11, तो यानी कि फ्रैक्शन बताना था हमें, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x अगर आ गया सो x माइनस 4 निकाल लेते हैं, x माइनस 4 कितना हो जाएगा 11 माइनस 4 यानी कि 7, सो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन कितना होगा x माइनस 4 अपॉन x था हमारा फ्रैक्शन, ये है ना, तो इट इज x माइनस 4 कितना है 7 अपॉन x कितना है 11। दिस इज द आंसर। फाइन, सो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, a streamer goes downstream and covers the distance between two ports in 4 hours. Suppose कोई एक distance है, ओके, d distance मान लेते हैं। So a streamer, अच्छा ये हमें पता है कि speed का फॉर्मूला क्या होता है, everyone knows speed is equals to distance upon टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, राइट। अब हमें यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रीमर्स गोज डाउनस्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स, दो पोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस कवर करता है इन 4 hours, while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream be 2 km/h, हमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ stream it is equals to 2 km/h। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, तो हमें स्टीमर की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, इसको हम x मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन still water be x km/h। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की हमें यहाँ पर स्पीड दे रखी है 2 km/h, और स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, यानी कि जब वाटर की स्पीड नहीं है, जब स्ट्रीम की स्पीड 0 है, उस टाइम पर स्ट्रीमर की स्पीड कितनी है, x km/h। ठीक है, सपोज अगर हम मान लें कि एक स्ट्रीमर है, ओके, और इसमें जो भी वाटर है, वाटर किस तरफ जा रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरफ वाटर बह रहा है, ठीक है।
तो स्ट्रीम जो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि किस स्पीड से वो पानी बह रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि हमें दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। और जो स्ट्रीमर है उसकी स्पीड हमने लेट करी है x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या मतलब है? डाउन स्ट्रीम हम तब बोलते हैं जब कोई भी स्ट्रीमर मतलब पानी के बहाव के साथ जा रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो अब आपने कभी नोटिस करा हो कि अगर हम वाटर की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो बहुत इजीली जाते हैं, यानी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होगी इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, सॉरी in case of downstream speed is equals to distance upon time। स्पीड कितनी होगी, जो स्ट्रीमर की स्पीड है x वो तो होगी होगी, प्लस वाटर के मतलब फ्लो के साथ भी वो बहता जा रहा है तो वाटर की स्पीड भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो स्पीड हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि वाटर की स्पीड यहाँ पर कितनी है स्ट्रीम की 2 और स्ट्रीमर की स्पीड कितनी है x। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें कुछ दे नहीं रखा है, सेम डिस्टेंस दोनों केस में ले रखा है तो हम इसको ऐसी डिस्टेंस ही लिख देते हैं या d भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउनस्ट्रीम में कितने टाइम में कवर कर रही है, डाउनस्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 4 आवर्स, तो इट इज 4। ओके, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 4 इंटू x प्लस 2, 4 लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस आ गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब बात आती है अपस्ट्रीम की। इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, अपस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम हम उसको बोलते हैं जब हम वाटर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड लगानी पड़ेगी, यानी हमारी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि हम पानी के बहाव के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो इन दैट केस स्पीड हम क्या लेंगे, जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी x उससे कुछ कम हो जाएगी। कितना कम होगी, जितना वाटर की स्पीड है। तो वाटर की स्पीड कितनी है 2 माइनस 2, क्योंकि वो कम हो रही है अपस्ट्रीम में, राइट। इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सेम हमने वही डिस्टेंस लिख लिया भाई, अपॉन कितने टाइम में कवर कर रही है वो डिस्टेंस, तो कवर्स द डिस्टेंस इन 5 आवर्स ये दे रखा है क्वेश्चन में, अपॉन 5। तो सेम यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 5 इंटू एक्स माइनस 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखें, इक्वेशन 1 में भी हमने डिस्टेंस निकाला है, इक्वेशन 2 में भी डिस्टेंस निकाला है और दोनों एक ही डिस्टेंस है, तो यानी कि दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 2। ये हो जाएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। तो 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x और वी हैव x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18, ठीक है। सो देयरफॉर speed of the streamer is 18 किलोमीटर पर आवर आंसर, ठीक। तो इसमें बस हमें इतना सा फंडा याद रखना है कि जो भी हमारी स्पीड होगी, अगर हम वाटर के जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाटर की स्पीड उसके साथ ऐड हो जाएगी, और अगर अपस्ट्रीम है यानी कि वाटर जिस तरफ बह रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो वाटर की स्पीड होगी वो सबट्रैक्ट हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम हियर। So I hope these questions are clear to you all. You can try even more questions now, students.
So take care. Goodbye.